निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो वो है चिल्का झील, ऑप्शन नंबर 1। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत के पूर्वी तट पर खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। यह एशिया की भी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। चिल्का झील को 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहत नामित किया गया था। दूसरा प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो 7 रंगों से मिलकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत समानांतर मूंगे की दीवार है। इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ की जो लंबाई है वो है लगभग 1400 मील। इसे बाह्य अंतरिक्ष से देखा जा सकता है और यह जीवों के द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, जिसमें 11 दिसंबर को आयोजित दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए थे। इससे पूर्व 9 दिसंबर को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नामित किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो हरिसेन ने की थी प्रयाग प्रशस्ति की रचना। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। इस प्रशस्ति से गुप्त काल के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। गुप्त काल में संस्कृत भाषा में अनेक धार्मिक ग्रंथ और नाटकों की रचना हुई, जिसमें कालिदास के ऋतु संहार, मेघदूतम और शूद्रक के मृक्षकटिकम आदि प्रमुख हैं। अब अगला प्रश्न है कि अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब है विटीकल्चर, ऑप्शन नंबर 3। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। रेशम के कीटों की खेती सेरीकल्चर कहलाती है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है। अगला प्रश्न है कि बेलाडिला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। बेलाडिला की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ये पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। बेलाडिला पहाड़ियों में उच्च गुणवत्ता के लौह अयस्क की 14 खदानें हैं और यहाँ हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार मौजूद है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा पाक, जलडमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका पाक, जलडमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत से अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच की एक जल संधि है। यह बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी भारत के पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका के बीच एक बड़ी सी उथली खाई है। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो बिहार में, ऑप्शन नंबर डी। सोनपुर पशु मेला बिहार राज्य के सोनपुर में नवंबर और दिसंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। यह मेला गंडक और गंगा नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर डी। 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस।
निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता था? तो इसका जवाब है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। कुल्ह हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली छोटी स्थानीय नहरें हैं। वे मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण हिमाचल प्रदेश में ट्यूबवेल, बोरवेल का निर्माण संभव नहीं था, इसलिए कुल्ह का प्रयोग आया। अब अगला प्रश्न है कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो वो है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। अगला प्रश्न है कि कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो इसका जवाब है महाकवि कालिदास की, ऑप्शन नंबर सी। कुमार संभवम महाकवि कालिदास की साहित्यिक कृति है। यह पहली शताब्दी ईसा पूर्व के महान कवि और नाटककार थे। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि थे और इनकी रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम आदि हैं। कलहर ने राजतरंगिणी नामक महान महाकाव्य की रचना की। महादेवी वर्मा ने यामा की रचना की, जिसके लिए उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है कि नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी। नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1981 को। नालको प्लांट की स्थापना कनाडा की मदद से की गई थी। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को 1948 में। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अगला प्रश्न है कि किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका जवाब हो जाएगा शहरीकरण, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीन बुनाई के लिए, ऑप्शन नंबर डी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खुर्जा शहर में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का लखनऊ चिकनकारी कढ़ाई जैसी शैली के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो वो है अशोक का, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है अशोक का पेड़। उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। राज्य पशु है बारहसिंगा। राज्य पुष्प है पलाश का। अब अगला प्रश्न है कि सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलिया। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी आते हैं और यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो है लिंक्डइन, ऑप्शन नंबर एक। लिंक्डइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। लिंक्डइन की शुरुआत हुई थी 2002 में। अगला प्रश्न है कि मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो भगवान कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं गोविंद देव मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, बांके बिहारी मंदिर आदि। पौराणिक साहित्य में मथुरा को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे सूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधुनगरी आदि। अब अगला प्रश्न है कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह है सिकंदरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक स्थान पर स्थित है।
अकबर का मकबरा को जहांगीर ने 1605 से 1613 में निर्माण मुख्य रूप से गहरे लाल बलुआ पत्थर से किया था। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो वो है हुरका बॉल, ऑप्शन नंबर सी। हुरका बॉल लोक नृत्य का आयोजन धान और मक्के की खेती के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में किया जाता है। हुरका बॉल का शाब्दिक अर्थ है कि कई हाथों का एक साथ कार्य करना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में। पंडित मदन मोहन मालवीय ने एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब अगला प्रश्न है कि यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन नंबर डी। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। इसका गठन हुआ था उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 26 जून 2020 को। अगला प्रश्न है कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन नंबर डी। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की एक पहल है। इसे उद्योगों और एमएसएमई के लिए एक संपूर्ण पैकेज समाधान बनाने के लिए हितधारकों की गहन प्रतिक्रिया के बाद डिजाइन किया गया है। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो नोटबंदी, ऑप्शन नंबर एक। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो धृति, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो फिशिंग, ऑप्शन नंबर डी। फिशिंग एक कपटपूर्ण अभ्यास है जिसमें एक हमलावर ईमेल या संचार के अन्य रूप में एक प्रतिष्ठित संस्थान या व्यक्ति के रूप में सामने आता है। यह एक लोकप्रिय साइबर अपराध है। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो यह बांग्लादेश की। थाईलैंड की मुद्रा है बहत, तुर्की की मुद्रा है लीरा और सर्बिया की मुद्रा है दिनार। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि जीएसटी इनकम टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो जो गुजरात में है वो है कांडला बंदरगाह, ऑप्शन नंबर एक। कांडला बंदरगाह है या दीनदयाल बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है मुंबई में। पारादीप है उड़ीसा में और मोरमुगाओ बंदरगाह है गोवा में। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने हेतु दिया जाता है? तो वो है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतकार का संस्थापक था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन नंबर एक। खुदाई खिदमतकार का संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभा में शामिल होने के बाद खुदाई खिदमतकार की स्थापना की गई थी। इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है।